तो थर्ड आर्टिकल है कि HC टू हियर पिटिशन ऑन कोर्ट मॉनिटर्ड SIR इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो है वो जो SIR हो रहा है वो कोर्ट के मॉनिटर यानी कि कोर्ट की नज़र में देख रेख में हो रहा है हाई कोर्ट। तो ऐसा कराने के लिए मतलब हो नहीं रहा है, ऐसा कराने के लिए हाई कोर्ट में पिटिशन डाला गया है कि वेस्ट बंगाल में जो SIR हो वो हाई कोर्ट के नज़र में देख रेख में हो। इसके लिए पिटिशन डाला गया है, उसको सुनवाई करेगी आज हाई कोर्ट। तो इसको भी आपने समझना है। उसके बाद इस पेज पर नहीं है, फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन ट्रायल टू बिगिन इन सेलेक्ट एरियाज टुडे। तो आज से एक नया तरह का एक्सरसाइज एक ट्रायल बेसिस पर शुरू किया जा रहा है, यानी सिर्फ अभी देखने के लिए जो शुरू किया जा रहा है ये है सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी अपनी गिनती खुद करना। तो सेंसस का पहले जो तरीका था कि जो सर्वे करने वाले होते थे जनगणना के, वो हर घर जा जा के लोगों से पूछते थे, नोट करते थे कितने लोग हैं, उनके डिटेल्स लिखते थे। अब ये जो शुरू किया जा रहा है देखने के लिए कि कितना उचित होगा कि लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर खुद जो है अपना डेटा डाल सकेंगे कि हाँ हम लोग फैमिली में इतने लोग हैं, ये है वो है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सेल्फ एन्यूमरेशन। तो आज से कुछ एरिया सेलेक्ट एरियाज़ में, सभी एरियाज़ में नहीं, कुछ एरिया में अभी एक ट्रायल उसका शुरू किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। नए समय का नया ये कंसेप्ट है कि अब ऑनलाइन ही सेंसस हो जाया करेगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के समझेंगे, नया इनिशिएटिव है। उसके बाद बगल में है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट सीक्स ED's रिप्लाई ऑन चैतन्या बघेल्स चैलेंज टू अरेस्ट। तो यहाँ ED है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं ED। तो चैतन्य बघेल कोई आदमी है जिनको अरेस्ट किया गया है, और ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे भूपेश बघेल, उनका बेटा है, और उनको कुछ लीकर स्कैम में अरेस्ट किया गया था। तो इन्होंने अपने अरेस्ट को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा अरेस्ट सही नहीं है, इलीगल तरीके से किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ED से जवाब मांगा है इस केस को सुनवाई करते हुए। इसको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या कानून इसमें एप्लीकेबल है। उसके बाद उसके नीचे आर्टिकल है नेहरूज मिस्टेक ऑन कश्मीर caused decades of turmoil and pain for nation, मोदी। मोदी ने जो है नेहरू पर एक अटैक किया है उनके पॉलिसीज़ पर, और कहा है कि कश्मीर को लेके जो नेहरू की गलती की हुई, उसने काफ़ी लंबे समय तक देश को एक परेशानी और दर्द दिया। तो इसको आप थोड़ा देख लेंगे क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि ये भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है और ये आ सकता है, मोदी उठा रहे हैं इस बात को। तो खैर समय बीत जाने के बाद अच्छा बुरा कहना बहुत आसान होता है।
लेकिन जो भी हो, हमें सुनना समझना है कि क्या कह रहे हैं। उसके बाद बगल में मोदी फुलफिल्ड पटेल्स ड्रीम ऑफ यूनिफाइड इंडिया, सेज अमित शाह। अमित शाह इनकी तारीफ करने में लगे हुआ कि मोदी ने पटेल का जो सपना था एक यूनाइटेड इंडिया का, उसको पूरा किया। क्या पूरा किया पता नहीं। और उसके बगल में फिर है कि खरगे बैक्स पटेल्स स्टैंड ऑन बैनिंग आरएसएस, कंपेयर्स ग्रुप्स आइडियोलॉजी टू पॉइजन। तो खरगे साहब है, ये भी कम नहीं है। तो ये बोलते हैं कि भाई पटेल जी ने उस समय आरएसएस को बैन किया था, यानी जब गांधी की हत्या हुई थी तो आरएसएस को उन्होंने बैन कर दिया था। तो ये कहते हैं कि वो सही था और ये आरएसएस का जो सोच है वो जहरीला है। इसको पढ़ेंगे आप समझेंगे। उसके बाद सब है न्यूज़ हैं, उसका कोई खास से नहीं। बिहार असेंबली, फिर नेक्स्ट पेज है बिहार असेंबली इलेक्शन। मेन आर्टिकल है, उसको देखेंगे। चेंज इज सर्टेन, पीपल आर टॉकिंग ऑफ अबाउट फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट। ऐसा तेजस्वी जी का फोटो लगा के आर्टिकल है, इंटरव्यू है। तो खैर पढ़िएगा इसको, इंटरव्यू है, कुछ कहना है तेजस्वी यादव का। और फिर नीचे है कांग्रेस मॉक्स एनडीए's बिहार मैनिफेस्टोज लॉन्च, सेज रूलिंग अलायंस अफ्रेड टू फेस क्वेरीज। कांग्रेस जो है बिहार में जो एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो सरकार चल रही गठबंधन की, वो सवाल से बचना चाह रही है, जनता सवाल पूछ रही है उससे बचना चाह रहे हैं। देखिए कि कांग्रेस क्या मामले उठा रही हैं। बगल में नड्डा जी का है, बिहार पोल्स अ फाइट बिटवीन डार्क रूल ऑफ आरजेडी एंड ब्राइट एरा अंडर एनडीए गवर्नमेंट। नड्डा जी कह रहे हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो एक जो अंधकार का युग था आरजेडी का, और हमने जो प्रकाश लाया बिहार में, उन दोनों के बीच में ये चुनाव एक लड़ाई है। तो ये भी पढ़ लेंगे क्या कह रहे हैं। आगे है नेक्स्ट पेज, प्रोब एजेंसीज कैनॉट फोर्स लॉयर्स टू रिवील क्लाइंट इन्फो। कहा जा रहा है, कोई जजमेंट आया है, जो जांच करने वाली संस्थाएं हैं देश की, जैसे सीबीआई, ईडी, ये किसी लॉयर को अपने क्लाइंट की जानकारी बताने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है इसको पढ़िएगा, समझिएगा। फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है और ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल राइट से जुड़ा हुआ है।
नीचे एक आर्टिकल है, इंडियन रेलवेज टू पेट्रोनाइज आभार ऑनलाइन स्टोर इन अ बिड टू एनकरेज लोकल आर्टिजन्स। तो ऑनलाइन स्टोर जो है तरह तरह की चीज़ों की, वो उसको इंडियन रेलवे जो है पेट्रोनाइज यानी उसको सपोर्ट करेगा। ताकि जो हर स्टेट के लोकल जो कारीगर हैं उनको मदद मिल सके अपने सामान को बेचने करने में। पढ़ेंगे क्या है। बगल में देखिए एक और मामला है, स्ट्रे डॉग्स केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कई राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको जो है मतलब अपीयर होना था कोर्ट के सामने, उन्होंने इसमें मांगी कोर्ट से कि हम बिना डायरेक्टली अपीयर हुए सुनवाई चाहते हैं। मामला ये स्ट्रे डॉग्स का लेके केस है। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ होगा कि जो जानवर घूमते कुत्ते घूमते रहते हैं उनको हम्म हम्म तो उसी को लेके सभी चीफ सेक्रेटरीज को यहाँ कोर्ट ने अपने सामने आने का दिया था, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें आने से छूट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सबको आना पड़ेगा और इस केस की सुनवाई होगी। पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल पेज है। तो एडिटोरियल में हिंदू का एडिटोरियल चाइनीज चेक। तो चाइना, मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो वर्ल्ड में डोमिनेट करना चाह रहा है यूएस के साथ, उसको लेके ही वहाँ ये आर्टिकल है, पढ़िएगा। बगल में है निरुपमा राव जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थी पहले, और इनके पहले जो थी तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था आईएएस का। खैर, द केस फॉर अ बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी। तो ये यूएन को लेके कुछ बातें रख रही हैं, उतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस देख लीजिएगा एक आध नज़र जितना समझ में आए। ट्रम्प ड्रॉप्स अ बॉम्ब ऑन यूएस न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग। मैंने कल बताया था आपको न्यूज़ में, कल या परसों, कि ट्रम्प ने ऑर्डर किया है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू किया जाए यूएस में। उसको लेके ये आर्टिकल है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ इशू है कि हमें भी अफेक्ट करता है, दुनिया को अफेक्ट करता है। उसके बाद
नेक्स्ट पेज पर ग्राउंड ज़ीरो। ग्राउंड ज़ीरो क्या होता है? ग्राउंड ज़ीरो कहते हैं जिस जगह कोई इंसिडेंट होता है, कोई इवेंट होता है, उस जगह, उस एक्चुअल जगह जहाँ पे वो हो रहा है उसको ग्राउंड ज़ीरो का। यहाँ पर कोई कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है। देखिए फोटो में दिया हुआ है, फोरेंसिक पर्सनल एंड पुलिस एट एक्सीडेंट साइट फॉर इन्वेस्टिगेशन एट चिन्नटिक्कलू विलेज इन कल्लूरू मंडल। 19 people died when the bus went up in flames। अच्छा, एक बस में आग लग गई थी जिसमें कि 19 लोग मारे गए थे जल के। तो उसी इंसिडेंट को लेके वहाँ पर एक्चुअल जांच चल रही है कि क्यों ऐसा हुआ। तो उसी जगह का फोटो आप देख सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ज़ीरो इसको लिखा है। आर्टिकल है ट्रैप्ड इन अ बर्निंग बस। ठीक है, तो आखिर क्या हुआ, कैसे आग लग गई? देखिए न्यूज़ में भी बहुत आ रहा था ये। तो बस में कैसे आग लग गई और इतने लोग, पूरी बस में एक तेज से आग लग गई और उसमें लोग जल के मारे गए, 19 लोग। तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली से जुड़ा हुआ, द इंटरनल रीवायरिंग ऑफ अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी। तो ये कांग्रेस पार्टी के बारे में है, छोड़ सकते हैं, इतना पढ़ने की आपको कांग्रेस की ज़रूरत नहीं। तेलंगाना, नेक्स्ट आर्टिकल, born out of a crisis built to redefine care। तो ये तेलंगाना में जो है वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूट को लेके जो है ये आर्टिकल है कि वहाँ TIMS, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसको लेके आर्टिकल है। तो पढ़ लीजिएगा, ये हेल्थ से जुड़ा हुआ, हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, अच्छा आर्टिकल है। ये हम लोग को भी पढ़ना चाहिए, क्या कि हम लोग तो अभी सोने खाने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, क्या करें। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ फोटो है, महिला एक बेचारी फल बेच रही है, केले, पपीता, रोड के किनारे। फ्रॉम रीपिंग रिचेस टू फेसिंग चैलेंजेस, हॉर्टिकल्चर स्विच लीव्स रैयर्स इन अ फिक्स। तो हॉर्टिकल्चर, तो ऐसा किसानों को कहा गया था कि फल सब्जी बेच के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो ट्रेडिशनल आप क्रॉपिंग करते हैं उसकी जगह अगर आप हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, साग सब्जी, फल फूल ये सब उगाना। तो अपना ट्रेडिशनल खेती बाड़ी छोड़ के फल फूल उगाने बेचने में लगे हैं। तो उसको यह कह रहा है कि फ्रॉम रीपिंग रिचेस टू फेसिंग चैलेंजेस, कि जहाँ उन्हें कहा गया था कि अरे फल फूल सब्जी बेचो बहुत मालदार हो जाओगे, तो फ्रॉम रीपिंग, रीपिंग मतलब काटना यानी एक तरह से पाना, रिचेस यानी खूब पैसा, टू फेसिंग चैलेंजेस, तो जो कहा गया था और उससे ये इनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है फलों को बेचने में। हॉर्टिकल्चर स्विच
लीव्स रैयत्स इन अ फिक्स। रैयत पता है आपको, साउथ में किसानों को कहते हैं। तो किसान जो हॉर्टिकल्चर अपनाए, जो फल सब्जी उगाने में लगे हुए, तो वो अब एक फिक्स यानी वो एक परेशानी में पड़ गए हैं। कहा तो गया था कि बहुत पैसा कमाओगे, बहुत कमाई होगा, लेकिन यहाँ तो बेचने के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इशू है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, तो इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स और रैयत्स, हाउ प्रॉफिटेबल इज हॉर्टिकल्चर, व्हाट आर चैलेंजेस, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है, तो ये सभी फ्रूट्स और उनसे जुड़ा हुआ पूरा एग्रीकल्चर और मार्केटिंग का इसमें आर्टिकल, अच्छा बहुत अच्छा आर्टिकल होगा, पढ़िएगा इसको ज़रूर। अब हम लोग स्टूडेंट नहीं रहे कि उतना पढ़ने का फ्रीडम नहीं है, समय नहीं है, नहीं तो बहुत पढ़ते थे। अभी भी मन होता है लेकिन कंपल्सन्स हैं टाइम के। नेक्स्ट इज आफ्टर 3 month आउटफ्लोज FPI's net by रुपीज़ 14,610 करोड़ इक्विटीज़। तो ये आर्टिकल है, देखिए मैंने बताया था FPI और FII, FDI और FII मैंने आपको समझाया था, और FII में FPI भी आता है। तो FPI जो है वो हमारे देश में कितनी खरीदारी किए हैं, यानी कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, कैसे किए हैं, उसको लेके एक है न्यूज़ बिजनेस का, इसको देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद है नीचे फोटो के बगल में एक आर्टिकल है, ICEA GSA टू हैसन चिप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ये इंडिया में जो चिप्स बनाने का पूरा सिस्टम है, जो चिप्स यानी जो ICs जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, उनके पूरे सिस्टम इकोसिस्टम को तेज़ी उसमें लाने की बात हो रही है। इसको आप पढ़ेंगे क्या किया जा रहा है। यहाँ एक फोटोग्राफ दिया गया है, क्लाइमेट रिजिलियंस, यानी मौसम में मौसम की जो मार होती है लोगों पर, उससे कैसे ये लोग अपने आप को बचा रहे हैं। तो फोटोग्राफ दिया गया है, अडेप्टेशन सब हेडिंग है, यानी अपने आप बदलाव। अडेप्टेशन इज चेंज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। Chapan Lolpusike speaks with his wife Soilin Lolpusike while waiting for camel milk tea inside his hut near Sereolipi। तो यहाँ देखिए जो है एक पति और पत्नी बात कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ऊँट के दूध के बने चाय का, कैमल मिल्क टी। तो ये केन्या की, नॉर्दर्न केन्या का ये है जो है लोकेशन। तो वहाँ जो है कैमल जो है उसी का मिल्क यूज़ किया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि लोगों को खाने पीने के लिए ठीक से नहीं मिल रहा है, तो कैसे अपने आप को क्लाइमेट से बचाने के लिए झोपड़ों में छुप के रहते हैं, गर्मी बहुत है वहाँ। नेक्स्ट इज पेज नंबर 12। Z takes center stage at APEC meet, promises to defend global free trade।
एपेक है एसोसिएशन ऑफ पेट्रोल एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया और पैसिफिक में जो कंट्रीज़ हैं उनका आपस में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसका ये एसोसिएशन है। तो इसका मीटिंग हो रहा है जिसमें कि जो जी हैं यानी जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो बिल्कुल फोकस में है, यानी कि नेचुरल है कि ही इज़ द लीडर ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी। तो एपेक का मीट हो रहा है और उसमें क्या क्या इश्यूज उठाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये आपको पढ़ना है। बगल में एक जस्ट फॉर एक इंफॉर्मेशन एक न्यूज़ है कि जो ब्रिटिश प्रिंस हैं एंड्रू, उनका टाइटल्स जो भी था रॉयल और उनका जो एक प्रेस्टीज था वो सब उनसे वापस ले लिया जा रहा है, छीन लिया जा रहा है और उनको उनके जो महल था उससे निकाला जा रहा है क्योंकि जो है उन पर कुछ गलत क्राइम्स जो है सेक्सुअल क्राइम्स के उन पर एलिगेशंस लगे हैं माइनर के साथ और कुछ और लोगों से लीक होने का, इसलिए उनको उनकी सारी रॉयल टाइटल्स छीन लिए जा रहे हैं। और यहाँ एक फोटोग्राफ दिया गया है, जमैका में एक हरिकेन मेलिसा आया और उसने डिस्ट्रक्शन जो किया है और उसके डिस्ट्रक्शन के बाद का फ़ोटो है, ये हवा से लिया गया है। ऑल दैट रिमेन्स, तो साइक्लोन से किस तरह डिस्ट्रक्शन होता है यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन यहाँ आर्टिकल है, इन टॉक्स विथ चाइना यूएस डिफेंस चीफ वाउज टू डिफेंड इंडो पैसिफिक इंटरेस्ट्स। तो यूएस और चाइना में जो है उनमें डिफेंस को लेके और इंडिया पैसिफिक यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो एरिया है इसमें कैसे उनको आपस में एक दूसरे का जो है वो राइट्स को प्रिजर्व करना है, सिक्योरिटी मेंटेन करना है, उसको लेके बातें कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ने का है। और फिर नेक्स्ट पेज पर मेन आर्टिकल है कि देयर इज़ वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट अमंग अफगान्स टूवर्ड्स द तालिबान। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ लोगों के मन में गुस्सा है, ऐसा ये लिख रहे हैं। तो ये अभी जो है इंडिया जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, रिजाइम कहते हैं गवर्नमेंट को। तो जो अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान की गवर्नमेंट है उससे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। और तालिबान यानी अफ़गानिस्तान में जो अभी गवर्नमेंट है उसके लोगों के क्या राय है लोगों के मन में, ये आर्टिकल है उसके बारे में। तो इसको आप पढ़ लेंगे, समझेंगे कि वहाँ क्या है मामला, अफ़गानिस्तान में क्या मुद्दे हैं, लोगों की सोच क्या है, वहाँ गवर्नमेंट किस तरह की है, गवर्नमेंट क्या चाहती है लोगों से, ठीक है। तो ये सब आप समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नीचे आर्टिकल है, ट्रम्प्स सरप्राइज ऑर्डर टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स ट्रिगर्स ग्लोबल टेंशंस। सही बात है। तो ट्रम्प ने जो आदेश दिया था कि न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू किया जाए, उसको लेके पूरी दुनिया में चिंता पैदा हो गई है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ न्यूज़ आर्टिकल है, इसको देख लेंगे। और इसके बाद फिर स्पोर्ट्स के हैं। तो ये है आज का हिंदू, इसको आप देख लेंगे, मैं भेज दे रहा हूँ।
ओके सो द नया चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 6 छठा अध्याय हिस्ट्री का, जीवन के विभिन्न आयाम। ठीक है, तो हम हड़प्पा कल्चर के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये चैप्टर उससे जुड़ा हुआ है, कह रहा है जीवन के विभिन्न आयाम, यानी कि जनरल लाइफ में जो अलग अलग बातें होती हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। उस आयाम कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है, तो आयाम कहते हैं डायमेंशन, यानी कि एस्पेक्ट। ठीक है, लाइफ में आपको पता है बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, तो लोगों के लाइफ का उस समय क्या क्या मेन उनका फोकस होता था, उन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो जीवन के विभिन्न आयाम, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो यहाँ लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय, यानी लगभग आज से 3700 साल पहले, एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। यानी ये आज से लगभग 4000 साल पहले रफली कहा जा रहा है कि 4000 साल पहले जो जिस समय की हड़प्पा सभ्यता के जो टाउन्स थे वो उनका डिक्लाइन हो रहा था, वो धीरे धीरे शहर जो है अब उजड़ रहे थे। उसी समय एक नई भाषा बोलने वाले लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी आज का जो पंजाब है, राजस्थान है, इस एरिया में आके बसने लग गए। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। तो ये जो लोग आके बसे आज से लगभग 3700 या 4000 साल पहले, इनकी जो पहचान थी वो पहचान चाहे इनकी सामाजिक यानी सोशल आइडेंटिटी हो, इनकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी हो, इनकी पॉलिटिकल या रिलीजियस, यानी जो इनके विचार थे, जो इनका तौर तरीके थे समाज में, अर्थव्यवस्था में, यानी कि किस तरह से अपना जीवन गुजारते थे और किस तरह से रहते थे, आपस में ऑर्गेनाइज होते थे, राजनीति और धर्म, यानी धार्मिक विचार इनके क्या थे। तो इन जो ये लोग आके बसे, उनको एक स्पेशल ग्रुप के रूप में एक आइडेंटिफाई आज तक किया जाता है। इन्हीं को हम कहते हैं आर्य, आर्यंस। तो इनको आर्य कहा जाता था, आर्यन या आर्य। इनके बारे में हमें साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो आर्यंस जो थे या आर्य जिनको हम ऐसे कहते हैं हिंदी में, तो आर्य जो लोग थे, जो आर्य जाति थी, जो लोग आके बसे 4000 साल पहले ऊपर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इनके बारे में हमें कुछ साहित्यिक यानी लिटरेचर जो लिखे हुए लोगों ने लिखा कुछ, और कुछ पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो खुदाई से या कहीं से मिले हमें, उनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि उस समय से फिर कुछ लिखना शुरू हो गया था या बाद में उसको लिखा गया। इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। तो ये जो इस आर्यंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उसमें एक स्पेशल प्लेस है वेदास, वेदों का। वेदों की संख्या 4 है, यानी मैं बताया था आपको कि देयर आर 4 वेदास, और इसी ऑर्डर में उनको यहाँ पर ये थोड़ा सा लिख दिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये था ऑर्डर। यहाँ यजुर्वेद को पहले कर दिया गया है। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है।
तो वेद यानी वेदों से जुड़ा हुआ जो लिटरेचर है, जो भी कुछ लिखा गया, यानी वेद लिखे गए और वेद के साथ और भी कुछ लिखे गए, तो ये सब जो हैं ये दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। इनको एक तो कहते हैं पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य, यानी अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक यानी ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद में फिर सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद और काफ़ी बाद में आए। तो जो वेद लिखे गए या वैदिक लिटरेचर जो है उनको दो ग्रुप में बांटते हैं, अर्ली या ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। तो अर्ली वैदिक में सिर्फ ऋग्वेद को लिया जाता है और लेटर वैदिक लिटरेचर में जो बाकी तीन वेद हैं और उनके साथ साथ कुछ और लिटरेचर हैं, जैसे ब्राह्मण जो है वो कई तरह के ये शास्त्र हैं लिखे हुए, आरण्यक ये भी किताबें हैं, और उपनिषदों के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब जो है ये लेटर वैदिक लिटरेचर के उसमें आते हैं, ग्रुप में आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को दो कालखंडों में विभाजित किया जाता है और इन्हीं बुक्स के आधार पर, इन्हीं लिटरेचर के बेसिस पर जो हिस्टोरिक पीरियड है वेदास के समय, उनको दो पीरियड में बांटा जाता है। ठीक है, तो वैदिक जो पीरियड था उसको दो ग्रुप में बांटा जाता है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। और अर्ली वैदिक में सिर्फ एक ऋग्वेद आता है और लेटर वैदिक में जो है बाकी तीनों वेदास और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये आते हैं। तो ठीक है, वैदिक जो है पीरियड है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक और लेटर वैदिक।
अर्ली वैदिक में सिर्फ एक वेद आता है, दैट इज ऋग्वेद, वो सबसे पहले लिखा गया। और बाकी जो है 3 वेद और उनके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये लिखे गए, ये लेटर वैदिक में आते हैं। तो पीरियड को भी हम 2 में बांट देते हैं। ऋग्वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का जो पीरियड है 500 ईयर्स का, उसको हम ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं। और उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 बीसी से 6000 बीसी, सॉरी 600 बीसी, ये जो है आपका, यानी आज एडी से पहले 1000 साल पहले से 600 यानी 400 साल का ये जो पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। 1000 बीसी टू 600 बीसी, 2 पीरियड में बटा हुआ है वैदिक पीरियड। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे थे। समझने की बात है कि वेद जो थे वो कैसे सिखाए जाते थे या बताए जाते थे। दैट वाज ओरल, ओरली, वो बोल के बताया जाता था और जो गुरु थे उनके शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य उसे याद करते थे। फिर वो अपने शिष्यों को आगे चल के, वो जब गुरु हो जाते थे वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो ये है कि वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये गए थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं, सुक्त कहते हैं उसे, को लोगों ने कंठस्थ करके रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। यानी वेदों में जो अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति यानी उनकी प्रेज किया गया है, वंदना किया गया है, और दूसरे तरह के कुछ मंत्र हैं या प्रार्थनाएं हैं जिनको सुक्त भी कहा जाता है, तो इनको कंठस्थ यानी मेमोराइज करके, ठीक है, कंठस्थ मतलब कि कंठ में बसा हुआ है, बोला और तुरंत बोलना शुरू कर दे, आ गया, हाँ ये मंत्र सुनाइए, वो मंत्र बोलना शुरू, उसको कहते हैं कंठस्थ रखना, यानी कंठ में ही है, बोला फट से निकल गया। तो इस तरह से जो लोगों ने इसको मेमोराइज करके और ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र किया। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं बगल में एक टेबल में वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य का दिया गया है कि वेद है कितने, 4। वेद के बाद लिखे गए ब्राह्मण, जो बड़े बड़े ऋषि थे उन्होंने अपने अपने नॉलेज को लिखा, ब्राह्मण कहे गए, ब्राह्मण 9। फिर अरण्यक लिखे गए, अरण्यक जो है ये जंगलों में लिखे गए थे, इसलिए अरण्य कहते हैं जंगल, तो जंगलों में जो लिखे गए उनको अरण्यक कहते हैं। तो 6 अरण्यक लिखे गए, और उसके बाद कुछ शुरुआती उपनिषद जो हैं वो 13 है, मेन उपनिषद पहले लिखे गए 13, और उसके बाद और भी बहुत सारे उपनिषद लिखे गए, तो टोटल उपनिषद हो गए 108। उपनिषद क्या है, ये उपनिषद, उप और निषद 2 शब्दों से जुड़ा है। उप का मतलब होता है नज़दीक, और निषद होता है निष्ठ से बना है, यानी बैठना। तो गुरु के समीप बैठ के जो सीखा गया उसको कहा गया, यानी कि जो बड़े बड़े ऋषि थे जो गुरु अपने शिष्यों को सिखाते थे, तो उनके आश्रम में उनके पास बैठ के जो विचार आए शिष्यों को, जो उन्होंने समझा सीखा, उस ज्ञान को जब उन्होंने लिखा उसको उपनिषद नाम दिया गया। ठीक है, हम आगे समझेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना, ये पीटी में भी आ सकता है कि वेद, तो वेद कितने हैं, 4, ब्राह्मण कितने, 9, अरण्यक 6, उपनिषद, मेन उपनिषद 13, टोटल उपनिषद कितने, 108। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके,
तो आगे देख सकते हैं कि इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया, इसीलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि लिखा गया इनको बहुत बाद में। पहले क्या है, सुन के ही याद रखते थे। पहले जो है गुरु शिष्यों को सुनाते थे, शिष्य उनको सुन के याद रखते थे, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है, यानी जो सुन के याद किया गया, सुना हुआ ज्ञान, नॉलेज, तो इसलिए इनको श्रुति भी कहते हैं। बाद में फिर जब लिखने की कला डेवलप हुई तो उसको ऋषियों ने लिखा, जिस भी चीज़ पर लिखा तब इसको लिखा गया। तो यहाँ आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं लिखा हुआ जो ऋग्वेद है उसका एक छोटा सा पार्ट का फोटोग्राफ आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। वेद की जो जिस भाषा में लिखी गई है, प्राक यानी बहुत पहले की, प्राक शब्द आता है यानी वेरी 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 अर्ली। तो संस्कृत का जो बहुत ही पुराना, या उसको वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। प्राक संस्कृत या प्रोटो संस्कृत इंग्लिश में उसको कहते हैं, और वैदिक संस्कृत। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं यह उससे थोड़ी भिन्न, उससे बहुत अलग थी पहले की संस्कृत जो है। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो इस समय यानी कि जो लोग थे जिन्होंने इन सब को लिखा और जो उस समय के थे वो आर्य कहे जाते थे। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो बात क्या है कि यहाँ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो लोग आए सेंट्रल एशिया तरफ से, जो आर्य कहे गए, तो आपको पता है कि कहीं भी जाना आसान नहीं। जब वो यहाँ आए तो यहाँ के जो रहने वाले लोग थे पहले से, उन्होंने अब वो नहीं चाहते थे कि आए बाहर से लोग, तो लड़ाई होती है। तो आर्य जो थे ये काफ़ी ये स्किल्ड थे और लंबे चौड़े थे और नॉलेजेबल थे। तो इन्होंने यहाँ के लोगों को लड़ाई करके हराया, तो ये लोग पीछे हटते चले गए। तो वो अंदर आते गए, ये पीछे हटते गए। तो वो लोग जो आए थे अपने आप को आर्य कहते थे, और इनको जो है वो दास या दस्यु कहते थे, जो यहाँ के। तो बेसिकली बताऊं कि ये दास या दस्यु जो हैं यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, और उनको इन्होंने नॉर्थ से खदेड़ दिया, तो वो जो है विंध्या के पार चले गए। तो जो साउथ इंडियन जो द्रविड़ हैं बेसिकली, उनको ही ये दास या दस्यु कहा गया। तो इस तरह से कल्चरल डिवाइड इस देश में इस जगह पैदा हो गया। जो ऊपर से आर्य आए थे वो नॉर्थ इंडिया में बस गए, और इन्होंने जो यहाँ के रहने वाले थे उसको जो है धकेल दिया नीचे, वो नीचे की ओर शिफ्ट होते चले गए दूर ऊपर से, वो विंध्या के पार साउथ में वो बस गए जो है, यानी वहीं तक उस एरिया में रह गए। तो इस तरह से देश में आप कहिए मोटे तौर पर दो तरह का डिवीजन हो गया, ऊपर गोरे लोग और नीचे सांवले लोग जो है। आर्य थे जो फेयर कलर के थे, लंबे चौड़े थे। तो जैसे आज आप पंजाबियों को देखते हैं, कश्मीरियों को देखते हैं, या नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, वो हैं बेसिकली आर्य के जो हैं आज जो भी हैं, मतलब उनके। फिर हुआ क्या कि ये जो आए थे लोग जो लंबे चौड़े होते थे, नाक बिल्कुल ऊंची होती थी, चेहरा बिल्कुल सुंदर होता था, गोरे होते थे, चौड़े कंधे होते थे, लंबे हाथ पैर होते थे, मस्कुलर। फिर धीरे धीरे इनका क्या हुआ, यहाँ अब रहने लगे तो यहाँ के लोगों के साथ इनके शादी ब्याह होने लग गया, मिक्स्ड होने लग गया, ब्रीडिंग जो है। तो धीरे 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 काफ़ी चेंजेस आने लग गए।
तो आजकल के आर्य लोग उतने लंबे चौड़े नहीं हैं, वैसे नहीं हैं जैसे पहले के थे, क्योंकि मिक्स हो गया धीरे धीरे। तो ये है आर्य। और वो दास या दस्यु कहते थे। दस्यु आप संस्कृत में पढ़ेंगे कि डाकुओं को कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये कौन क्या था अब इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये था कि वो लोग जो है, जो यहाँ रहने वाले लोग थे जो सांवले होते थे, जो उनको दस्यु कहते थे और खुद को आर्य कहते थे। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए आज जो है एक कल्चरल डिवाइड है इंडिया में नॉर्थ साउथ का। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे। तो एक तरफ आर्य थे जो देवताओं में श्रद्धा रखते थे और पूजा अर्चना करते थे, यज्ञ करते थे, और यहाँ के जो दस्यु थे जो उन देवताओं को नहीं मानते थे, न वो यज्ञ करते थे। देखिए है क्या, मैं अपने आप को उससे बताऊं थोड़ा सा कि जो यहाँ के लोग थे, देखिए अब यहीं पर आता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ के जो मेन रहने वाले थे, अगर कहिएगा पहले से, अब ये है कि इतने लंबी बात है, पुरानी बात है, लेकिन जो रहने वाले थे देवर द ट्राइबल पीपल देवर डार्कर इन कलर। तो जो कि आज द्रविड़ है, जो भी डार्क कलर्ड आज साउथ में है, और आर्य जो है वो आए बाहर से। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो नॉर्थ इंडिया के लोग कहते हैं कि अरे हम यहाँ के नहीं हैं क्या, हम यहीं के हैं। अरे तो अब ये यहाँ के या होना नहीं होना, ये तो हजारों साल पहले की बात है ना। तो हजारों साल पहले की बात है। तो यहाँ पर लोगों का ओपिनियन जो है वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले थे, ये कहते हैं हम यहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। तो आर्य, और इसी को लेके हिस्टोरियंस में भी और फिर अलग अलग सरकारों का भी ऐसा रवैया रहता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आर्य यहीं के रहने वाले थे, कुछ लोग कहते हैं आर्य बाहर से आए थे, यहाँ के नहीं थे। खैर जो हो, तो मैंने आपको समझा दिया कि ये आर्य और दस्यु का क्या कंसेप्ट है। तो संस्कृत जो थी ये आर्यों की भाषा थी, और ये जो वैदिक हमने जो भी पढ़ा, रामायण महाभारत ये सब देखा, वेद, ये सब आर्यों का ही ये है। और इसीलिए आज देखिए ये है, जैसे जो साउथ में रहते थे उनको राक्षस दस्यु जो कहते थे, तो वो चूँकि ट्राइबल थे, थोड़ा उतने सुंदर नहीं होते थे, है ना। तो इसलिए हमें दिखाया गया है कि रावण और राक्षस और ये सब। और तो साउथ में तो वैसे ही देखिए, साउथ के आप कोई भी देखेंगे पूजा करते हैं लोकल, वो तो बड़े वो उनके लगता है राक्षसी की पूजा कर रहे हैं। बात है कि उनके वैसे ही मतलब वो उनके उस तरह के लोग थे, और वैसे ही अपने वो देवी देवता मानते थे। वो नेचर से जुड़े हुए थे, जंगलों में रहते थे, तो अपना नेचुरल जैसे थे। बहुत ज़्यादा ये नहीं था उनका कि हाँ सुंदरता और ये सब पे उतना फोकस नहीं था। वो नेचर वर्शिप करते थे, पेड़ पौधे जंगल और इस तरह की चीज़ों को ही पूजा करते थे। तो वो इतने कर्मकांड वगैरह नहीं करने वाले थे। जबकि जो आर्य थे वो चेहरों से सुंदर, अपना सजावट से रहने वाले, साफ सफाई से रहने वाले, खाने पीने वाले, और देवताओं को पूजा करते थे अच्छे से, कर्मकांड बढ़िया से, यज्ञ वगैरह। तो इस तरह का उनका कल्चर था। तो इस तरह से एक दो तरह का कल्चर इंडिया में डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं। नीचे बॉक्स में दिया है आर्य कौन थे, बहुत बड़ा सवाल है इस देश में। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो आर्य लोग यहाँ आए और वैदिक कल्चर को जन्म दिया, संस्कृत भाषा बोलने वाले थे, और इसीलिए संस्कृत जो है ये भाषा, तो ये एशिया बहुत सारे भाषाओं से जुड़ी हुई है। मैंने बताया आपको कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आती है, यूरोप की भाषाएं भी संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। और जबकि साउथ के भी ऐसा नहीं है, साउथ के भी जो लैंग्वेज है वो भी संस्कृत से ही निकले हुए हैं।
तमिल भी जो है वो संस्कृत का डेरिवेटिव है, तेलुगु भी है, मलयालम भी है, कन्नड़ भी है, या और भी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत के, लेकिन उस समय का संस्कृत से अब धीरे धीरे हमारे नॉर्थ की बोली काफ़ी डिफरेंट होती चली गई, और जबकि साउथ में उतना बदलाव नहीं हुआ। आज भी वो संस्कृत के नज़दीक है, जबकि हमारी भाषा तो हिंदी से भी बहुत आगे अलग बदल गई जो है। तो खैर अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट पेज पर दिया गया है भारोपीय भाषा वर्ग, यानी इंडो यूरोपियन। भारोपीय जो है भारत और यूरोपीय को जोड़ दिया गया है। संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। मैंने बोला कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली जो है, यानी इंडिया और इंडिया के आसपास के रीजन में बोलने वाले और यूरोप में बोलने वाले लैंग्वेजेस का एक फैमिली है, उसको हम इंडो यूरोपियन या हिंदी में भारोपीय भाषा वर्ग कहते हैं। तो संस्कृत भी उसी का एक पार्ट है, जैसे लैटिन था और ग्रीक था, आज का रशियन हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, ये सब एक ही। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है, जैसा अभी आपको बताया। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे, इनमें एक जैसे शब्द थे सब में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप मातृ, संस्कृत में माँ, हिंदी संस्कृत में मातृ, हिंदी में माँ, और अंग्रेजी में मदर, जर्मनी में मेटर, ठीक है। तो ये सब जो है, फ्रेंच में मातृ, ये एक ही शब्द है सब भाषा में, थोड़ा सा उनका बोलने का तरीका बदला। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं, और इधर कुछ सालों में जो है और खुदाई हुई है, बहुत जगह जांच हुई, रिसर्च हुआ है। तो वैदिक पीरियड से जुड़े हुए कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ है, वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियाँ थीं जो पशुपालक और कृषक थे, और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो जहाँ जहाँ आर्यन लोग बसे, सेटलमेंट हुए, उनकी बस्तियाँ बसी, तो वो लोग थे क्या? पशुपालक, यानी पास्चुरलिस्ट्स, यानी जानवर चराने वाले, जानवर पालते थे, उनको चराते। और कृषक, एग्रीकल्चरिस्ट, यानी खेती बाड़ी करते थे या जानवरों को पालते थे, तो पास्चुरलिस्ट थे या एग्रीकल्चरिस्ट। और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे। धूसर मैंने बताया कि जो राख का रंग होता है, जलने पर जैसा रंग हो जाता है किसी चीज़ का, तो उस कलर से ये बर्तनों को पेंट करते थे, उस पर चित्र अपने बनाते थे, मतलब अपने नहीं, मतलब कोई तरह के चित्र बनाते थे। ऐसे बर्तनों को वो सजा के सुंदर, देखिए आर्यों का रहा है हमेशा सुंदरता पर फोकस रहा, कोई भी चीज़ है तरीके से सुंदर हो, ऐसा, ठीक है। तो इनका देखिए आज जैसे यहाँ एक बर्तन का दिया हुआ है कि कितना डिज़ाइन में बना हुआ है, और उसको जो है पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये लोग इन सब पे बड़ा फोकस रहता था आर्यंस का, सजावट पे। इसको कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड यानी उस पर
चित्र बना हुआ ग्रे कलर का, तो बर्तन जो थे राख का रंग का, तो पेंटेड ग्रे वेयर इनको इंग्लिश में स्टैंडर्ड टर्म है। वेयर कहते हैं बर्तन को, वेयर यूज करते हैं, किचन वेयर, तो वैसे वेयर कहते हैं। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। तो अब हमारे पास आर्यंस के बारे में यानी लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल दोनों तरह के सोर्सेज, यानी लिखित रूप में भी हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है और आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स या सोर्सेज से भी हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है कि वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे जीवन गुजारते थे। अब है आर्यों का बसाव, कैसे कैसे आर्य लोग यहाँ बसते चले गए, किन जगहों पर बसे, क्या किया उन्होंने। देखिए, वैदिक आर्य कई समूहों में भारत आए। तो ये जो भारत आए, ये अलग अलग ग्रुप्स में आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के कहाँ बसे, तो कहा गया सप्त सैंधव, यानी 7 सिंधु। और सिंधु जो है वो बड़ी बड़ी नदियों को कहा जाता था संस्कृत में। तो जो 7 बड़ी नदियों का जो एरिया था उसको सप्त सैंधव। तो नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ की आपका इंडस रिवर है ना, और उसके जो और नदियाँ हैं, सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, ये सब जो नदियाँ हैं, तो इसको सप्त सैंधव कहते थे इस एरिया को। तो जिसे हम आजकल पंजाब के नाम से पुकारते हैं, और ये पंजाब जो है भारत और पाकिस्तान दोनों का मिला के है पंजाब। उत्तर वैदिक युग में सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। यानी ये ऊपर से आए नॉर्थ वेस्ट से, और पहले सप्त सैंधव यानी 7 रिवर्स का जो एरिया था, यानी पंजाब का एरिया जो है, और उससे फिर धीरे धीरे फैलते चले गए। पूरा उन्होंने गंगा नदी देखी, गंगा और यमुना का, और पूरा उसका प्लेन, फ्लड प्लेन जो था, तो पूरे उस एरिया में, यानी आप समझ सकते हैं नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ते हुए पूरा यहाँ बिहार यहाँ तक ये बस गए। शतपथ ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मण है, इम्पॉर्टेंट, ये है बुक है, शतपथ ब्राह्मण नाम है। ब्राह्मण में एक है शतपथ ब्राह्मण, जो कि उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण यानी लेटर वैदिक पीरियड का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है शतपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा नाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स में आता है ब्राह्मणों में, शतपथ ब्राह्मण। तो इससे पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। तो शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, पता चलता है उसको पढ़ के, कि आर्य जो है नॉर्थ बिहार के गंडक नदी तक आके बस गए। हाँ, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ दे दिया गया है बॉक्स में बना के, सप्त सैंधव, सिंधु यानी इंडस, और उसके 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, और इसमें एक सरस्वती भी आती है, सरस्वती रिवर थी जो अब गायब हो गई, दृष्टद्वती रिवर थी। ये सब 7 नदियाँ थी बड़ी बड़ी विशाल उस समय। इनके एरिया को सप्त सैंधव, आप मैप में देख सकते हैं, दिखाया गया है नीचे मैप में, उसको शेड करके दिखाया गया है, सप्त सैंधव क्षेत्र बड़ा करके देखेंगे दिख जाएगा। ऊपर पंजाब का जो एरिया है, कश्मीर से पंजाब, कश्मीर भी पहले पंजाब का ही पार्ट था, बाद में बटा था अंग्रेज़ों के समय।
तो ये पूरा, और फिर नीचे गंगा यमुना का दोआब जो है, फिर वो रिवर्स को लाइन से दिखाया गया है, गंगा यमुना का सिस्टम दिखाया गया है जो वहाँ से शुरू होकर उत्तराखंड से और यहाँ बंगाल तक गई है। तो ये आपको एक बॉक्स और मैप के हिसाब से दिखाया गया है कि अर्लिक वैदिक पीरियड में आर्य जो है कहाँ कहाँ फैल गए थे। अब है इसमें फर्स्ट पीरियड जो है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड, दैट इज 1500 BC टू 1000 BC। क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी हो? तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्या आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो अभी जानवरों वगैरह को जो है पाल के अपना चलाते हैं। अब उनसे पूछिए क्या उनकी धार्मिक मान्यताएं भी पशुपालन से जुड़ी हैं। तो उनसे आप पूछिए कि क्या जो उनके धार्मिक विचार हैं क्या वो भी जानवरों से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हमने भी जानवर रखते थे, हम पालते थे। बहुत सारे जो ऐसे हमारे विचार हैं, बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाज हैं जानवरों से, जैसे गाय। आज भी देखिए हमारे यहाँ गाय को बहुत इम्पोर्टेंस, क्योंकि गाय, काऊ वाज द मेन एनिमल ऑफ आर्यस, गायों को पालते थे। तो आज हम देखिए कहते हैं कि गाय में इतने देवी देवता का निवास होता है, गाय का सेवा करना चाहिए, गाय के सेवा से ये पुण्य है। फिर बहुत सारे हम ऐसे पर्व त्यौहार भी मनाते हैं जानवरों, जो भी जानवर हैं, गाय हैं, बकरी हैं या और अपने, तो जानवरों से जुड़ी हुई हम, क्योंकि वो हमारे लिए काम के होते थे। हम उनसे बहुत तरह के चीज़ें, हम दूध पीते थे उनका, हम उनके उससे छाल से अपने आप को ठंड से बचाते थे, और उनके खाने के लिए भी जानवरों के मांस का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से वो हमारे लिए बहुत काम के होते थे, हमारा सामान लाने ले जाने में मदद करते थे, या हमारे बहुत सारे काम करते थे जानवर। नेक्स्ट पेज है। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे, और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। तो ऋग्वेद से हम पढ़ते हैं तो हम उसमें समझते हैं कि जो लोगों के पास अधिक गाय होती थी, मैंने गाय ही उस समय प्रॉस्पेरिटी का या वेल्थ का सिंबल होता था। जिसके पास जितनी गाय उतना ही वेल्दी वो माना जाता था। और लेन देन में गाय को ही लेन देन किया जाता था, ठीक है, पैसा नहीं, उस समय गाय का लेन देन होता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले तथा पहले से रहने वाले लोगों के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। तो ये लड़ाइयाँ होती थी गायों को लूटने करने के लिए, एक दूसरे की गायों को कब्जा करने के लिए लड़ते भी थे, चाहे अपने ही एक दूसरे कबीलों में, या जो मैंने बताया कि पहले से जो यहाँ रहते थे लोग, जिनको वो दास या दस्यु कहते थे, उनसे भी लड़ाई होती थी गायों को लेकर। गोधन की रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर एवं कुशल योद्धा हो। तो दस्यु यहाँ जो मैंने कहा दास हो सकता है, ये भी है कि गाय को लूटने के लिए ये लोग आते होंगे आर्यों में, तो लोग दस्यु कहते होंगे उनको, जो भी है। तो गायों की सुरक्षा करने के लिए जो है तो एक सरदार या राजन कहा जाता था, जिसको हम राजा शब्द वहाँ से आया, उसको चुना जाता था, जो कि एक कुशल और बहादुर योद्धा होता था। उसको राजा एक तरह से सरदार बना दिया जाता था कबीले का। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता। तो उस समय जो राजा का कंसेप्ट था वो ये नहीं था कि ये एरिया उसका, उसमें राज करना है, बल्कि उस कम्युनिटी के वेल्थ को प्रोटेक्शन करने का काम उसका बस जिम्मेदारी होता था। क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। उस समय जो लिखे गए हैं ऋग्वेद वगैरह, उसमें ये सब शब्द नहीं आते हैं कि जनपद है, यानी कोई टेरिटरी डिफाइन करने वाला ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था।
अतः ऋग वैदिक काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था, यानी वो जस्ट एक कबीले का मुखिया होता था, वो उस कम्युनिटी का, उस ग्रुप का प्रोटेक्शन करने का काम करता था, जो सरदार या राजा होता था। कबीला यहाँ वर्ड डिफाइन किया गया, वर्ड कबीला, क्लैन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। एक कबीला होता था यानी एक वंश के कई पीढ़ी के लोग रहते थे सब। जैसे आज टोला कहा जाता है, टोला भी नहीं होता है, अलग अलग शब्द जगहों पर। ऋग वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदथ का सबसे ज़्यादा महत्व था। तो उस पीरियड में जो आम लोग, जनरल पब्लिक का जो एक ग्रुप होता था, उसको विदथ कहते थे। विदथ होता था, विद शब्द से, देखिए समझिएगा, विद शब्द है संस्कृत का, विद का मतलब होता है ज्ञान, और विदथ कहा गया, जानकार लोगों को विदथ कहा जाता था। जो आम लोगों में थोड़ा जानकार, जिनको अनुभव, जिनको नॉलेज होता था, उनको विदथ, जिससे कि आज समझ लीजिए कि विद्वान शब्द बना, तो उस समय उनको विदथ, तो विदथ जो जिनको कहा जाता था वो लोग का बड़ा इंपॉर्टेंस होता था। लेकिन धीरे धीरे विदथ का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि अब नॉलेजेबल पीपल का वो नहीं रहा, बल्कि जनरल पब्लिक का सभा, जहाँ सब लोग बैठेगा और जैसा उनको ठीक लगता है करे, भले कोई कुछ कह रहा है, नॉलेजेबल है, लेकिन समझ गए। तो पहले ये धीरे धीरे चेंज हुआ। पहले जो है कुछ लोग जानकार लोग थे, उनको बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता था, उन्हीं की बात मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब हुआ कि नहीं, अब ये नॉलेजेबल लोग अपना मन से कुछ भी कहता है वो नहीं, जो सभी आम लोग का बैठेगा, जो कहेगा सबको वही होगा, तो वो सभा उसको कहा गया या समिति कहा गया। सभा का विशिष्ट स्थान था, जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोग की। इसमें भी क्या हुआ, विदथ के बाद हुआ सभा। वहाँ कुछ लोग का ग्रुप हुआ जो पढ़े लिखे माने जाते, जानकार माने जाते थे, ज्ञान वाले माने जाते थे, वो कहते थे। उससे फिर बदलाव हुआ, फिर हुआ समिति। समिति में हुआ कि जनरल लोगों का ही ग्रुप होता था, समिति। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य। तो ये जब ग्रुप्स का मीटिंग होता था, इसमें राजा जरूर आता था। इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशविरा से करते थे। तो ये जब मीटिंग्स होती थी, इसमें जो भी आपस में प्रॉब्लम्स होती थी, वो बातचीत करके सुलझाते थे। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थीं। तो इवन द विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीज मीटिंग्स। इन संस्थाओं में कबीले जन के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राज्य का चुनाव करते थे। तो यही जो ग्रुप्स होते थे, यानी समिति हुई या सभा हुई, तो इसमें जो लोग होते थे जिनको जन कहते थे, तो वो अपना जो है, अगर मान लीजिए कहीं युद्ध हुआ है, उसमें इन्होंने कुछ जीता है, जो कुछ लूटा है, तो वो जो भी कुछ धन होता था प्राप्त हो, उसको बंटवारा किया जाता था और राजा का चुनाव होता था कि हाँ कौन राजा हो। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक कार्य भी करते थे और ज़रूरत पड़ने पर जो है ये समिति के सदस्य जो है लड़ने का भी सैनिक की तरह काम करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। उस पीरियड में जो मेन जो इकोनॉमिक एक्ट वो था जानवरों को पालना, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। तो जानवरों के लिए भाई चारा चाहिए होता था, तो चारा की तलाश में वो लोग जाते थे कि कहाँ घास है, चारा है। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह पर चले जाते थे। ठीक है, एक जगह का घास फूस खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह बढ़ जाते थे जहाँ घास फ्रेश दिखती थी। इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता था, इसलिए उनका कोई फिक्स्ड एरिया, कोई टेरिटरी नहीं होता था, भाई जहाँ घास मिली वहाँ चल दिए सब लोग। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। तो यहाँ जो राजा होता था वो जगह से जुड़ा नहीं होता था, बल्कि लोगों पर उसका ऑर्डर चलता था।
उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे, सभी लोग मिलकर उसको ये चुनते थे कि कौन होगा राजा। स्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे, और ना उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट था, तो वो खेती बाड़ी भी नहीं करते थे। हमने देखा है कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने तो रहना ही पड़ता है, तभी फसल पककर तैयार होती है ना। खेती करना है तो आपको रुकना पड़ेगा वहाँ बोने से लेके पकने तक, तो इसलिए इस समय खेती का कंसेप्ट नहीं आया था। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि ये जौ की खेती करते थे, ठीक है। कहीं कहीं मेंशन किया गया है कि कुछ लोग जौ जो है वो उगाते थे। जौ की फसल आमतौर पर कम से कम समय में तैयार हो जाती है, इस कारण इस फसल को उगाना उनके लिए आसान हो। जौ जो है बहुत तुरंत पक जाता है, तो आसानी से जो होता था उगाते थे कुछ लोग। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे स्थानीय निवासियों से गेहूं आदि फसल प्राप्त करते थे। कई जगह लिखा गया है कि जो यहाँ के लोकल लोग थे उनसे वो जो है वो गेहूं वगैरह ले लिया करते थे। इन फसलों के बदले दूध, घी आदि वस्तुएं वे उन्हें दे, और उनके बदले में उनको दूध और घी वगैरह जो जानवर पालते थे वो देते थे अपना। गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियां एवं घोड़े पाले जाते थे। तो पहले तो सबसे पहले गाय, गाय के अलावा इन्होंने देखा घोड़ा है जो बहुत काम करता है, तेज दौड़ता है, तो घोड़े भी पाले, भेड़ पाले, बकरियां ये भी पालते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था, ठीक है। पशु को पालते थे ज़्यादा, कृषि कम करते थे, यानी खेती बाड़ी कम करते थे, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है कि जिसकी पहचान जौ के रूप में की जाती थी। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। चलिए यहीं तक आज रहने देते हैं इसमें अभी, फिर आज देखेंगे, अगर क्लास होता है मैं बता दूंगा आपको, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। आज कोशिश करेंगे इसको करने का। अभी थक गए हैं, अभी इतना ही रखते हैं।